Good morning, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we are taking up the newspaper of 28th of July. Starting with the first article, Make Investment Charter. What Prime Minister have said. He has called upon every states to work along with the center and to attract foreign investment, abolish poverty and link river for shared prosperity. तो ये बोलना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में 2047 में $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं विद अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $18,000। तो कैसे होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, इट हैज़ टू बी reduced. Second, investment should be even in the manufacturing sector along with service. सेल्फ रिलायंस पर फोकस करना पड़ेगा। थर्ड वुड बी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करना पड़ेगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बनाइजेशन, इट शुड बी सस्टेनेबल। फिर हेल्थ पे इट शुड बी मोर इंक्लूसिव। एजुकेशन फॉर ऑल, जिसमें हर एक एस्पेक्ट पे फोकस किया जाएगा, राइट फ्रॉम स्किलिंग, राइट फ्रॉम इंक्लूसिविटी ऑफ सेवरल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तभी जाके हम लोग $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। एक्सरसाइजेस टू गिव कीप ब्रेन फिट। अब पीछे में, हाँ, इसमें एक और एक है, एक न्यू एरिया जहाँ बोलना है। फॉर एग्जांपल स्टेट का क्या रोल है? तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो भी लॉज होगा, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रिफॉर्म, तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्टेट के अंदर में आता है, उसमें रिफॉर्म चाहिए। स्टेट सब नेशनल डिप्लोमेसी में हेल्प कर सकते हैं इंडिया के साथ, कि वो एक तरह से जो फॉरेन कंट्री है उसके साथ मिल करके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना। स्पेसिफिक सिटीज है, वो हब क्रिएट कर सकता है, हब एंड स्मोक मॉडल के तहत। जो भी नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग जोन है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बैठाया जाएगा, ऐसे जो बजट में बात हो रहा था, उसमें स्टेट का भी रोल रहेगा। तो स्टेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो नीति आयोग जो गवर्निंग काउंसिल है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। स्टेट भी आते हैं, लेकिन इसमें देखा है कि 10 CM एबसेंट रहे। तो ये दिखाता है कि कैसे जो नीति आयोग हो गया या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, इसको पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइजेस टू कीप ब्रेन फिट, अल्जाइमर, कॉग्निटिव डिजीज, सब चीज होता है, उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकसिंग ऑन एक्सरसाइजेस, जैसे वो हो सकता है कार्डियो एक्सरसाइजेस हो सकता है, सिंपल वॉकिंग भी हो सकता है। इंडिविजुअल्स टू स्टार्ट इंगेजिंग मेंटल स्टिमुलेटिव एक्टिविटी 2030। तो वॉकिंग, उसके अलावा वो तो है ही फिजिकल, लेकिन मेंटल की बात हो रही है इसमें। तो इसमें हो सकता है सुडोकू एग्जाम्पल है, फिर कुछ पजल सॉल्विंग हो गया। तो हमेशा इंसान को पढ़ते रहना चाहिए, दौड़ाते रहना चाहिए दिमाग को। तो इम्पोर्टेंट। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल ग्रेजुअल मूव टुवर्ड्स सिंप्लीफिकेशन, इससे हम बात हुआ। बजट के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन इसमें कमेंट किया जा रहा है रिगार्डिंग की एंजल टैक्स वॉज एबॉलिश्ड। उससे क्या होगा? स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा आने वाले समय में। इक्वलाइजेशन लेवी जो 2% था वो भी हटा दिया गया है। 50 to 75 थाउजेंड रुपीज टैक्स बेनिफिट दिया गया है। दूसरा जो LTCG है, उस पर इंडेक्शन हटा दिया गया है। और LTC दोनों अलग अलग टैक्सेस, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में 20 से 12.5% कर दिया गया है, वेर एज स्टॉक में बढ़ा दिया गया। विवाद से विश्वास इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें टैक्स पेइंग कम्युनिटी है, उनको कोई प्रॉब्लम है वो सेटल कर सकता है डिस्प्यूट को। G20 बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स तो इंडिया में भी है, लेकिन इसको फॉर्मुलाइज कैसे करें, वो हमेशा क्वेश्चन उठता है।
जो इंडिया में है वो एमएसएमई सेक्टर डोमिनेटेड है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। तो फॉर्मुलेस तभी कर सकते हैं जब ओवरऑल सोशल सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे। दूसरे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बैठाया जाएगा उसमें हब एंड स्पोक मॉडल, बैक एंड फ्रंट मॉडल से कनेक्ट करेंगे फॉर्मल इंडस्ट्री के साथ अनफॉर्मलाइज इंडस्ट्रीज को। फिर लेबर लॉज में आप कोई ट्विकिंग करेंगे तब हो सकता है। एग्जाम्पल लिखा गया रिगार्डिंग कैसे इम्पैक्ट करता है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स इवन स्पीसीज को भी। तो देयर प्रेजेंस ऑफ कोकेन इन द सार्क ऑफ द कोस्ट ऑफ रियो डे जेनेरो। तो वहाँ पर कोकेन सप्लाई होता है, तो कभी कभी होता है सबमरीन के थ्रू कोकेन सप्लाई किया जाता है। तो व्हेन कोकेन इज एक्सपोज्ड टू द शार्क्स, तो वो इम्पैक्ट कर रहा है लोकल बायोडाइवर्सिटी इन कल्चर को। साउथ चाइना सी लाइंस क्रिटिकल फॉर इंडो पैसिफिक पीस। तो इसमें बोला इंडिया बात कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होना चाहिए रिगार्डिंग द अपहोल्डिंग ऑफ सॉवरेंटी इन द साउथ चाइना सी, ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी आ सके। साउथ चाइना सी लाइंस मतलब कि जब चाइना है वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, पैराक्सिल आइलैंड हो गया, स्पार्टली हो गया, तो इट इम्पैक्ट्स द लोकल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द लोकल कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज। उसके कारण डिस्प्यूट हो जाता है। तो इंडिया का बात यह है कि साउथ चाइना सी जो एरिया है इट शुड बी गवर्न अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर। कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी सब्सटैंटिव, इफेक्टिव, तभी जाकर के इंडो पैसिफिक पीस आ सकता। तो सो साउथ चाइना सी इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया ने कस्टम ड्यूटी को कम किया विथ रिगार्डिंग टू सेवरल गुड्स एंड सर्विस, चाहे वो कैंसर ड्रग का हो, पीएलआई कुछ कुछ एरियाज में हो। लेकिन सिर्फ कस्टम ड्यूटी पे फोकस नहीं करना है। लॉन्ग टर्म में हो कि एफटीए आप साइन करें, लॉन्ग टर्म हो कि आप कैसे एवेन्यूज ढूंढेंगे वर्ल्ड वाइड कि कहाँ पर पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का, एक्सपोर्ट का। तो इसी एफटीए। दूसरा बात हो रहा था कि एक अलग से दो चीज फोकस किया जाएगा। पहली बात है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर उसमें लाया जाएगा, जिसमें जहां से आप इंपोर्ट कर रहे हैं कम से कम गुड्स में लिखा रहना चाहिए कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। और ओरिजिन रूट में कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है गुड्स का। उससे क्या होगा कि री रूटिंग ऑफ थर्ड गुड्स फ्रॉम थर्ड पार्टी वो कर हो सकता है। रूल्स ऑफ ओरिजिन, फॉर एग्जांपल इंडिया और यूए के बीच में गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी जीरो लग रहा है। अब ऐसा हो सकता है ना कि जब इंडिया और थाईलैंड से आ रहा है तो 2.5% लग रहा है, 3% लग रहा है। तो थाईलैंड वाले क्या कर रहे हैं, यूए के थ्रू यूए वाले खरीद रहे हैं थाईलैंड से और फिर इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया को खरीदना है, अगर इंडियन में लोग बैठे हैं उनको खरीदना है थाईलैंड से, तो पहले वो थाईलैंड से यूए में खरीद रहे हैं उनके लोग, और यूए से भी यहाँ बेच रहे हैं। उससे कम लगता है, जीरो हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बाईपासिंग द रूल ऑफ ओरिजिन। तो कस्टम ड्यूटी में लाया गया कि सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से ओरिजिन। सिर्फ गोल्ड का बात नहीं, हर एक चीज़ की बात हो रहा है। गुड्स वर डाइवर्टेड फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्री, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। वैसे ही सिल्वर इंपोर्ट हैज रीजन टू 60 टाइम्स फ्रॉम यूएई, जबकि यूएई सिल्वर प्रोड्यूस नहीं करता। तो erratic snowfall blurs winter, early summer in fragile Himalayan region।
कंडक्ट किया गया स्टडी, उसमें बात किया गया कि जो हिमाचल रीजन है पूरे रिवर बेसिन, सतलज, रवि, चेनाब, बियास इन द हिमाचल रीजन have witnessed an overall decrease in 12.72 area and under snow पिछले साल के मुकाबले। ये दिखाता है कैसे इम्पैक्ट करता है ओवरऑल क्लाइमेट चेंज। स्नो शिफ्टिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, स्नो कवर भी कम हो रहा है, इराटिक स्नोफॉल हो रहा है और ड्यूरेशन भी कम हो रहा है। स्नो कम होगा, ओवरऑल वाटर तो हो सकता है कि जो बेसिन है, रिवर बेसिन है, उसमें भी वाटर सप्लाई कम हो, तो इट विल इम्पैक्ट द वाटर सिक्योरिटी ऑल्सो along with the whole biodiversity of that region. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस ए बी सी मतलब होता है, वैक्सीन ट्रीटमेंट होता है बी और सी के लिए, बाकी के लिए नहीं। तो मोस्टली ब्लड फ्लूइड से होता है हेपेटाइटिस। सबको इंजेक्शन पड़ा है हेपेटाइटिस बी के लिए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। फ्लडिंग कॉमन बट नेवर सीन समथिंग like this before. It is very unfortunate that 3 of the aspirants have died in such kind of unethical basement of Rao IAS। उनको अलाउड भी नहीं किया गया था, तभी वो बनाए थे। और अचानक से फ्लडिंग होने के बाद 10 मिनट के अंदर फ्लडिंग हो जाता है पूरे राजेंद्र नगर। ये दिखाता है कि सैनिटेशन सीवेज ट्रीटमेंट प्रॉब्लम है। और बेसमेंट में फ्लडिंग अचानक से हो जाता है क्योंकि गेट खुल जाता है। प्लस जो बेसमेंट में डोर है वो बायोमेट्रिक है, लाइट ऑफ हो जाता है, बायोमेट्रिक के कारण आप घुस नहीं सकते हैं ना निकल सकते हैं। और अचानक से पानी घुस जाता है तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरा रूम भर जाता है, तो 3 लोगों का डेथ हो। तो ये दिखाते हैं कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ कोचिंग माफिया, लोकल बॉडी, ये सभी जिम्मेवार है इसके। उज्जैन टू ग्रीनविच, हिस्ट्री ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से पास होता है। तो जो उज्जैन है वो भी इंडिया का एक तरह से बोला जाता है कि वहाँ पर उज्जैन में ही तो एक महाकाल का टेम्पल है, जो बोला जाता है कि इंडिया के लिए ग्रीन मेरिडियन थे एक समय। ऐसे सन डायल है वहाँ पर। तो कैलकुलेशन का अकॉर्डिंगली संस्कृत ट्रिटीज सूर्य सिद्धांता वेर कंपोज बिटवीन 4th and 8th century। ये दिखाता है कि इंडियन को एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स उससे ऑलरेडी वो कैलकुलेट कर पा रहे थे। डिस्टेंस क्या है अर्थ और सन के बीच में, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और नॉट, उस समय आर्यभट्ट थे 8th century सी के आसपास में। तो इंडिया के लिए उज्जैन जो है ना, इसमें प्राइम मेरिडियन एक तरह से उज्जैन मेरिडियन को यूज किया जाता है, इसलिए दैट इज वाई महाराजा जय सिंह वो जंतर मंतर उज्जैन ने भी स्टैब्लिश किया था। प्राइम मेरिडियन है क्या? वो ऐसा 0 डिग्री है जिसके के साथ आप ईस्ट एंड वेस्ट मेजर कर सकते हैं फॉर कन्वीनियंस। 17th century में ग्रीनविच को किया गया था प्राइम मेरिडियन। 2024 में सिंगल टाइम प्राइम मेरिडियन यूज किया गया फॉर ऑल नेशन। मतलब बात होता था कि इंडिया के लिए हर एक कंट्री के लिए अलग होता था प्राइम मेरिडियन पहले। सब फॉर एग्जांपल
ब्रिटेन के लिए अलग था, पेरिस मेरिडियन नाम था, जर्मनी के बर्लिन मेरिडियन था, ब्रिटिश के लिए ग्रीनविच मेरिडियन था। लेकिन क्यों? क्योंकि सब कोई कॉलोनियल पावर थे, सब चाह रहे थे कि मेरे मेरिडियन वर्ल्ड वाइड यूज हो। लेकिन 1970s में वॉशिंगटन में होता है कॉन्फ्रेंस, उसमें बोला गया, 26 कंट्री को बोला गया कि आप एक साथ ही अडॉप्ट कर लें। हर नेशन ने एक ही से अडॉप्ट किया प्राइम मेरिडियन। तो वो बात है। तो इंडिया का प्राइम मेरिडियन कौन सा था? उज्जैन था। Butterflies accumulate enough static electricity to attract pollen. The Hope butterfly is very important for distribution of pollen grain. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये सब कारण वो अट्रैक्ट करता है। अमूल ऑर्गेनिक। अमूल देखा जाता है वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड विद रिगार्डिंग टू फूड, मिल्क। उनके जो एक नए वैरायटी है अमूल प्रोटीन, उसमें क्या फ़ायदा हुआ है कि अमूल ऑलरेडी उनके पास मिल्क बहुत ज़्यादा था। अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में आप 5 to 8% जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है वो अमूल सिर्फ खुद करता है। जबकि मोस्टली जो इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन है, इट इज़ नॉट फॉर्मलाइज्ड, इट इज़ इनफॉर्मल, लोकल डेयरी सामने जाते हैं, खरीद के वापस आ जाते हैं। तो उस पर डिपेंडेंट है पूरा इंडिया। लेकिन जो अमूल है 8 to 9%, ये प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम है, फॉर्मल है। तो पहले क्या होता था कि दूध और मलाई हटा करके जो पानी बचता था उसको फेंक दिया जाता था। लेकिन बाद में पता चला पानी के अंदर में प्रोटीन है, तो उसको फिर सुखा करके प्रोटीन यूज़ किया जाता है। अब अमूल प्रोटीन भी आ गया इसमें अफोर्डेबल रेट पे। अब फिर अमूल ने सोचा कि अब ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन भी आ चुका है, मलाई भी आ चुका है, बटर, सब चीज़ है, तो अब नया एवेन्यूज ढूंढ सकते हैं, तो अमूल ऑर्गेनिक भी आ गया। तो अप्रॉक्सीमेट 60,000 करोड़ रेवेन्यू है अमूल का। कोऑपरेटिव है, सक्सेसफुल कोऑपरेटिव इन इंडिया। चेक योर फूड इट इज सर्टिफाइड और नॉट, जैविक भारत ये ब्रांडिंग है, सर्टिफिकेशन होता है, इंडियन ऑर्गेनिक। अलग अलग राजमा, मसूर, चना, मूंग, आटा, सब। दाम कितना है आटा का? एक 65 रुपया, थोड़ा ज़्यादा, अब दाम ज़्यादा है। बासमती 1 केजी 210 रुपये। तो एक तरह से वो स्टार्ट करेंगे कि वो अभी रेवोल्यूशन स्टार्ट करें रिगार्डिंग ऑर्गेनिक, और बाकी कंट्री भी, बाकी जो इम्पोर्टेंट, एक सेकंड, बाकी जो इम्पोर्टेंट इंडिया में एफएमसीजी मार्केट है, पतंजलि हो गया, बाकी सब वो भी इसमें आ सकते हैं। सब में मिलता है, बिग बास्केट, ब्लिंकेट में भी है। फिर ऑर्गेनिक शुगर भी आएगा, पीनट भी आएगा, बाजरा, मिलेट, पोहा। फॉर एग्जांपल कैसे अमूल डिफरेंट है, तो जो पीनट बटर होता है, तो अधिकतर पहले आज से 5 साल पहले जब न्यूटेला जब खाते थे, तब लगता था कि भाई बेस्ट ब्रांड है न्यूटेला, पीनट बटर अच्छा होगा उसका। लेकिन 35% से ज़्यादा सिर्फ चीनी है, शुगर है, और सिर्फ थोड़ा सा खाली पीनट बटर है, 25% है। लेकिन अमूल का जो पीनट बटर है उसमें 80 to 90% पीनट है। वैसे ही एक और दो कंपनी है जो मिल जाता है बिग बास्केट में, उसमें भी 90%, 95% पीनट है। तो लेबल पढ़ के आसान है। आर इनफ फॉर्मल जॉब्स बीइंग क्रिएटेड, इसमें तो बोला जा रहा है कि हम लोग इंटर्नशिप देंगे हर बच्चे को जो जाना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिश करेंगे अलग अलग एमएसएमई सेक्टर। तो क्या जॉब उतना हो सकता है? क्या हम बना सकते हैं जॉब?
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में लिख लेंगे। इकोनॉमिक्स से वर्कफोर्स बात करें, 556 करोड़ वर्कफोर्स है इंडिया में। 45% एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, 11% मैन्युफैक्चरिंग, 29% सर्विस, 13% कंस्ट्रक्शन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% बात हो रहा है, लेकिन मोस्टली जो अनएम्प्लॉयमेंट हो, जो बात यहाँ हो रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू सेवरल फील्ड। इसमें सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। मनरेगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सब सीजनल है एक तरह से। सैलरी वर्कर के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लॉन्ग टर्म। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10% है। और जो ईपीएफओ एविडेंस है फॉर्मलाइजेशन का, हमेशा गवर्नमेंट इसको यूज करते हैं कि ये देखो प्रोविडेंट फंड में इतना जमा हो रहा है पैसा, इसका मतलब फॉर्मल हो रहा है। तो 7.3 करोड़ कंट्रीब्यूटिंग सब्सक्राइबर, उसमें टोटल अकाउंट 30 करोड़ है, इंक्लूडिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट हेल्ड बाय इंडिविजुअल। ये दिखाता है कि ईपीएफओ डेटा जो है ना इन्फ्लेटेड। तो एक ही वर्ड, क्योंकि बहुत सारे जो फॉर्मल सैलरी वर्कर है, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट लगातार नहीं मिलता है, इसलिए कभी कभी वो फॉर्मल वर्कर से बाहर निकल जाता है। एक एस्पेक्ट हो गया इसका, इसको लिख लेना। तो गवर्नमेंट क्या चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट टाइम है कि 15,000 दिया जाएगा एम्प्लॉय को, 1 करोड़ पीपल लोग को, फर्स्ट टाइम। फिर 25% मंथली वेजेस में सब्सिडीज दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और ईपीएफओ में भी कंट्रीब्यूशन में सब्सिडी दिया जाएगा। फोर्थ बात हो रहा है स्कीम, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फोकस किया जाएगा, जैसे 20 लाख स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा, आईटीआई जिसको बोलते हैं। टॉप कंपनीज मंथली अलाउंस 5,000 फॉर अ ईयर, इसमें कंपनी बेयर करें कॉस्ट अलाउंस 10%। तो क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, 15,000 सब्सिडी देंगे 3 इंस्टॉलमेंट में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब आप ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स जाएंगे। तो बोला जाता है कि ये इम्प्रैक्टिकल। कैसे हम एम्प्लॉयज को चूज करेंगे, कौन सेक्टर चूज होगा, कौन लोग इसके अंदर में आएंगे, हाउ द एम्प्लॉयज विल बी चोजन, ऑन विच कंडीशन, क्राइटेरिया क्या होगा, उससे क्वेश्चन उठते हैं। इफेक्टिव कितना हो सकता है। इंडिया में ऑलरेडी लो वेजेस है, तो वैसे प्रॉब्लम है कि जॉब ही नहीं है, तो आप इंटर्नशिप कराने के बाद फिर कहाँ जाएंगे, क्वेश्चन उठता है। देर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, तो व्हाट अबाउट पोस्ट इंटर्नशिप। रादर देन फोकसिंग ऑन दिस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। नीड फॉर द फॉर्मल जॉब्स इन एमएसएमई सेक्टर, क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग जोन, तभी हो सकता है। वेजेस को बढ़ाना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी लाना चाहिए, अर्बन मनरेगा का बात होता है।
नेक्स्ट, जब इसमें बात होता है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट का, तो अब आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बोला गया। 1,11 लाख करोड़ इस्टेब्लिश किया गया है फॉर जीडीपी, 3.4% ऑफ जीडीपी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। 13.9% था। ट्रांसपोर्टेशन अचीव्ड 2.7, रेलवे 2.5, सिविल एविएशन 2.3, रोड में प्रोग्रेस किया है। भारत माला परियोजना हो गया, 14 और 24 के बीच में 1.6 टाइम्स ग्रो हुआ है रोड। बीओटी मॉडल पे कर रहे हैं इसको, मेंटेनेंस सेफ्टी पे फोकस कर रहे हैं। रेलवे में 77% बढ़ा है विद रिगार्डिंग टू किलोमीटर। फ्रेट कॉरिडोर पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस उसमें पैसेंजर ट्रेन का है। चैलेंजेस है कि ओवर पैसेंजर बहुत ज़्यादा है इसमें, रूट बहुत कम है, ट्रेन्स बहुत कम है, फोकस उसमें करना है। शिपिंग एयरपोर्ट के लिए, शिपिंग पोर्ट का अगर बात होता है तो देयर इज अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्ट। जेएनपीटी और मुंद्रा दोनों मिला के 40% एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते कार्गो, जबकि इंडिया में 230 मैरिटाइम पोर्ट है। तो यहाँ पर अनइक्वल है, इसको एक बार लिख लो। वेरियस ओवरऑल एयरपोर्ट में बात होता है तो 25 एयरपोर्ट विल बी प्राइवेटाइज्ड। इन्वेस्टमेंट अभी सेंट्रल कंट्रीब्यूशन 49% है, गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट 29% है, बाकी जो बचा वो प्राइवेट सेक्टर का है। तो कितना हो गया, 80 हो गया, तो 20% है, तो ज़्यादा होना चाहिए प्राइवेटाइज, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। तो शुड इंडिया फोकस ऑन नेचुरल फार्मिंग, व्हाट आर द कंसर्न ऑन यील्ड, व्हाट हैव बीन द फाइंडिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ डिड टू स्टडीज। बात करते हैं श्रीलंका और अभी हम हमारे यहाँ सिक्किम में क्या फ़र्क है, क्वेश्चन पूछा था एक बार। तो श्रीलंका ने क्या किया गलती की, उनका जो पूरा सेक्टर था वो डिपेंडेंट था पेस्टिसाइड्स पर। तो डायरेक्टली एक ही बार में उन्होंने बैन कर दिया पेस्टिसाइड्स को, और वापस से वो नेचुरल फार्मिंग में आ गए। उसी कारण क्या फूड क्राइसिस हो गया, फूड सिक्योरिटी का इशू आ गया। लेकिन सिक्किम ने ऐसा नहीं किया, स्लोली ओवर द 10 ईयर्स 15 ईयर्स उन्होंने धीरे धीरे उसको नेचुरल फार्मिंग की तरफ किया। अब नेचुरल फार्मिंग इंडिया में बात होता है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत, वहां पर हम लोग बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्टैब्लिश करेंगे, जो नेचुरल फार्मिंग फोकस कर सकता है, लोकल इनपुट पे फोकस करेगा। नेचुरल फार्मिंग में कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होता है, बायोमास रिसाइकलिंग यूज होता है, काउ डंग यूरिन फॉर्मुलेशन, बायोमास मल्चिंग यूज होता है, एक्सक्लूजन ऑफ एनी केमिकल इनपुट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इससे एग्रो इकोलॉजी फायदा होता है, सोशल स्टॉक, सॉइल कार्बन वो बढ़ता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता है। चैलेंजेस क्या है कि फूड सिक्योरिटी चैलेंज है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी स्टार्टिंग में कम होता है और इंडिया फूड डिपेंडेंट है। तो चैलेंजेस अलग अलग इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, IIFSR, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज। ये बात की है कि
जेबीएफ तो आया है, फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में हुआ, लेकिन कंसर्न है सस्टेनेबिलिटी और यील्ड पर, दो चीज़ पर। लो कॉस्ट बायो इनपुट है, लेकिन देर हैज़ बिन डिक्लाइन इन यील्ड बासमती राइस सब में, तो इम्पैक्ट कर सकते हैं ओवरऑल फूड सप्लाई पर। तो अगर जेबीएनएफ को जोड़ेंगे रियरिंग के साथ, तब हो सकता है कि काम कर सके। तो वे फॉरवर्ड के लोकलाइज लेवल पे फोकस कर, इसलिए वे फॉरवर्ड है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो बजट ने बोला कि हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, 10,000 बायो इनपुट लोकल लेवल पे, वो हेल्प करेंगे विथ रिगार्डिंग टू मीटिंग अ डिमांड ऑफ द काउ डंग, बायोमास, मल्चिंग, बायो सब चीज़। फिर हम लोग जीएम क्रॉप हो सकते, जीएम क्रॉप नहीं, अगर फिर हम लोग अलग अलग सीड यूज कर सकते हैं, मोर क्लाइमेट रेजिलियंट सीड या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड सीड, तब नेचुरल फार्मिंग को अच्छा मॉडल बना सकते हैं। लेकिन अभी दिक्कत है क्योंकि इसमें सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन है और प्रोडक्टिविटी का। You have completed. So thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion. Do subscribe to Insert.